ज्यादा चर्चा की चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ दो मेहमान और हमारे दो सहयोगी जो है वो भी जुड़ चुके हैं। रविंद्र सचदेवा है हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं, नीति विशेषज्ञ है, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है वो, और वहीं हमारे साथ समीर चवंकर है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन सबके बीच में हमारे साथ आयुषी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है और नवीन हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, लगातार वो जानकारी दे रहे हैं। आयुषी, आपके पास सबसे पहले हम आएंगे, अभी फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरीके से शेख हसीना भारत के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर अभी भी मौजूद हैं, इसको लेकर भारत में कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए नहीं क्योंकि शेख हसीना यहाँ पर है, चिंता का विषय इसलिए है कि अब आखिर भविष्य में बांग्लादेश के साथ भारत किस रिश्ते को कैसे कंटिन्यू कर पाएगा। क्योंकि देखा जाए तो जहां एक तरफ बांग्लादेश के हालात इतने खराब हो गए हैं, वहां पे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा है। 45 मिनट के अंदर देश छोड़कर वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देते ही भारत आ गई हैं। ऐसे में अब ये सोचने वाली बात है कि शेख हसीना आखिर अब कहां जाएंगी, क्योंकि अभी तक भारत ने ऐसा कोई प्रस्ताव उनके सामने नहीं रखा है जहां उन्हें शेल्टर होम देने की बात कही जाए, और ना ही शेख हसीना ने अभी तक भारत से शेल्टर होम की मांग की है। लेकिन 12 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और शेख हसीना अभी भी भारत में है। ऐसे में सबकी नजरें इस पर टिकी है कि आखिर शेख हसीना अब कहां जाएंगी, किस देश में जाएंगी। यूके जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं आया है, ये भी वहां से बात कहीं ना कहीं आई है। तो ऐसे में सवाल यही है कि शेख हसीना कहां जाएगी। वहीं अगर बांग्लादेश की बात कर ले तो बांग्लादेश में कई ऐसे संगठन हैं जो आज के समय में सड़कों पर हैं शेख हसीना के खिलाफ। तो ऐसे में ठीक है, आयुषी जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी हम इसको लेकर के आपसे जानकारी लेंगे। वहीं नवीन का हम सीधे रुक कर लेते हैं। नवीन, आप हिंडन एयरबेस के पास में है, वहां कोई हलचल देखने को मिली है क्या? बिल्कुल, देखिए हिंडन एयरबेस पे आज सुबह से कोई हलचल नहीं है। जो सामान्य दिनचर्या होती है वो अभी के समय आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एयरफोर्स का स्टेशन है। सुरक्षा यहाँ पर चाक चौबंद हमेशा से रहती है, और कल जब से शेख हसीना यहाँ पहुँची है उसके बाद से ही यहाँ पर कोई हलचल नहीं है। हालांकि अजीत डोभाल जो एनएसए हैं वो यहाँ मिलने पहुँचे थे, उस समय थोड़ी हलचल दिखाई दी थी, लेकिन अभी के समय सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि शेख हसीना अंदर ही जो एयरफोर्स का जो गेस्ट हाउस है वहीं पर अंदर वो मौजूद हैं, और वहीं पर वो अभी अपनी बहन के साथ रह रही हैं, क्योंकि जो एक पॉलिटिकल क्लियरेंस होती है वो उनको अभी तक नहीं मिली है। देशों से उन्होंने मांग की थी, यूके का जिक्र हो रहा था कि यूके वो जाना चाहती थी, लेकिन अभी तक वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। और अभी के समय एनसीआर में शेख हसीना मौजूद है, और बताया जा रहा है कि इसमें 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, यानी अगले 2-3 दिनों तक जो शेख हसीना है वो एयरफोर्स स्टेशन का जो गेस्ट हाउस है उसी में रहने वाली है। क्योंकि बांग्लादेश में नवीन, आपके पास हम वापस लौटेंगे, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए हम आपके पास वापस आएंगे। तो फिलहाल सेफ हाउस में ही जो शेख हसीना है वो अभी रह रही हैं। रविंद्र जी और समीर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस विशेष चर्चा में। रविंद्र जी, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे, क्योंकि अभी भी शेख हसीना जो है भारत में ही है। अभी तक तीसरे देश जाने की जो बात कल तक चल रही थी, लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि वो किस देश में जाएंगी। लंदन का जिक्र सबसे ज्यादा सामने आया था, लेकिन लंदन से अभी तक किसी भी तरह का क्लियरेंस नहीं मिला है। हाँ, थैंक यू जी। हाँ, शायद जो हम लोगों को पता है आपको बेहतर पता होगा कि नहीं मिला है। देखिए, कारण है, पहली बात है कि लंदन एक तरह से तो लॉजिकल दिखता है शेख हसीना के लिए, उनकी सिस्टर वहां रहती हैं जी। और बाय द वे जितने पॉलिटिशियंस हैं ना, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, इन सबके वहां पे बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टीज भी हैं लंदन और दुबई में, बाय द वे। तो इसके लिए ये दोनों जगह नेचुरल लॉजिकल दिखती हैं। इनफैक्ट इनकी सिस्टर की बेटी तो मेरे ख्याल से मेंबर पार्लियामेंट भी है लेबर की। बट लंदन पर यूके में इनको एक प्रॉब्लम है। यूके में काफी सारा बांग्लादेशी डायस्पोरा है जो कि इसके बहुत सख्त खिलाफ है। तो जहां भी ये रहेंगी वहां उस घर के बाहर या होटल के बाहर प्रोटेस्ट भी होंगे। तो हो सकता है ये कोई दूसरी डेस्टिनेशन भी देख रही हो। बट इन द मीनवाइल जो आप पॉइंट कह रही हैं, यस, कि असाइलम या वीजा, किस वीजा पे ये ट्रैवल करे, आई थिंक वो क्वेश्चन होगा। और यूके का एक और एलिमेंट है, यूके ने बहुत सिवियरली क्रिटिसाइज करा था बांग्लादेश को इसकी डेमोक्रेसी को लेकर के काफी टाइम से। इनकी जब इलेक्शन जो हुई थी जिसमें सारी ऑपोजिशन ने बॉयकॉट करा था, तो अमेरिका ने एंड यूके ने खासकर कंडेम किया था कि जिस तरह से ये डेमोक्रेसी चला रही गलत है। तो वो भी फैक्टर करेगा यूके के डिसीजन में कि भाई असाइलम या जिस भी वीजा पर ये अप्लाई करती हैं। तो आई थिंक वो इश्यूज होंगी। सो प्रॉब्ली आई मीन लंदन इज डेफिनेटली देयर, बट मे बी दुबई मेरे ख्याल से। और जिक्र में तो आप आ ही रहा है फिनलैंड, वो किस कारण मुझे पता नहीं, पर मुझे ये 2 लॉजिकल डेस्टिनेशंस दिखती हैं, पाकिस्तान की और बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस की। इनकी फैमिलीज भी वहां होती है, कल्चर भी होता है,
पैसे इन्होंने लगाए होते हैं, अपार्टमेंट्स भी होते हैं, गाड़ियां भी होती हैं, तो इन दोनों में से एक जगह बिल्कुल ये दो डेस्टिनेशन है जहां पर शेख हसीना जो है वो जा सकती है। आपके पास रविंद्र जी हम वापस लौटेंगे। इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि बांग्लादेश के हालात पर सर्वदलीय बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। संसद भवन में सर्वदलीय बैठक के लिए पहुंचे हैं कई नेता। आपको बता दें सभी दलों को जानकारी देगी केंद्र सरकार। तो ये कुछ ही देर के बाद जो है सर्वदलीय बैठक शुरू होने जा रही है। कई नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि बहुत ही हाई लेवल मीटिंग कल भी हमने देखा, रात में शाम के वक्त में जो है हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें तमाम जो भी सरकार के मंत्री हैं वो उसमें मौजूद थे। इन सब के साथ आपको बता दें आज सुबह में भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें एस जयशंकर के साथ, अमित शाह के साथ, तमाम निर्मला सीतारमण, ये सब कुछ उस बैठक में मौजूद थे कि आगे किस दिशा में अब हमें जाना है, क्या काम करना है बांग्लादेश को लेकर के, आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे जो स्थिति है उसे सुधारना है। तो सर्वदलीय बैठक जो है कुछ ही देर के बाद शुरू होने जा रही है। आपके पास यहां पर हम आएंगे इसको समीर जी। और समीर जी ये समझने की कोशिश, क्योंकि लगातार हम भारत में भी बैठकों का दौर देख रहे हैं, आपसे हम समझना चाहेंगे ये बैठकों का दौर जो चल रहा है ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो हमारे रिश्ते थे वो कहीं ना कहीं अब उस पर असर पड़ेगा जब अंतरिम सरकार बनेगी और अंतरिम सरकार में वो नेता आएंगे जो कहीं ना कहीं भारत विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। देखिए, निश्चित रूप से बांग्लादेश के अंदर जो अप्रत्याशित घटना घटी वो भारत के लिए चिंता का सबब है। और भारत की तो बॉर्डर बांग्लादेश से बहुत लंबी बॉर्डर लगती है, बांग्लादेश की है, आसाम की है, बाकी स्टेट्स की बॉर्डर भी जुड़ती है। और देखिए लगातार भारत जिन देशों से घिरा हुआ है वहां से लगातार भारत के खिलाफ साजिशें होती रही है। आप पाकिस्तान को देख सकते हैं, श्रीलंका में किस तरीके से तख्ता पलट हुआ था, म्यांमार में किस तरीके से स्थितियां बनी हुई है, और चाइना लगातार इस तरह की कोशिश करता रहता है कि भारत में अस्थिरता उत्पन्न होते रहे। बांग्लादेश से जिस तरीके से शेख हसीना के भारत के साथ संबंध रहे हैं और भारत के फेवर में उसका बयान आता रहा है, और भारत के लिए एक अच्छे दोस्त के रूप में उभर कर आई थी, एक नेता के रूप में, और उसके कारण वहां पर जो बांग्लादेश में 8% हिंदू है वह भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। और व्यापारिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से भी अगर आप देखोगे तो भारत और बांग्लादेश मिलकर एक अच्छी रणनीति तय कर रहे थे। बंगाल की खाड़ी में जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश मिलकर समुद्री रक्षा कर रहे थे चीन के खिलाफ, मुझे लग रहा है उस पर भी एक तकलीफ भारत को उत्पन्न होगी। और चूंकि भारत से लगा हुआ देश है, बांग्लादेश के अंदर तो, बंगाल के अंदर तो बांग्लादेश से घुसपैठी आते रहते हैं, तो ये एक संकट का समय है निश्चित रूप से भारत के लिए, क्योंकि अगर वहां पर कुछ बड़ा उपद्रव होगा तो निश्चित रूप से भारत उससे अछूता नहीं रहेगा। और एक अच्छा सहयोगी थी शेख हसीना, भारत की एक अच्छा सहयोगी थी। अब अगर वहां जमात इस्लामी सत्ता में आती है, जमात इस्लामी का दबदबा बढ़ता है, जो कट्टरपंथी संस्था है जिसको बैन कर दिया गया था चुनाव लड़ने से, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था। अगर जमात इस्लामी फिर प्रभावशाली होता है और कट्टरपंथी लोग अगर उठाते हैं तो बांग्लादेश में जो भारतीय हिंदू समाज है उन्हें भी तकलीफ होगी, और फिर एक आतंकवादी घटनाओं और इस तरीके से जो घुसपैठ होती है वह भी शुरू होगी। निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का विषय है, और मुझे लग रहा है कि भारत की सरकार इसे बहुत समझदारी से हैंडल करने की स्थिति में है। मोदी लगातार विदेश मंत्री के साथ, एनएसए के साथ बैठक कर चुके हैं। आज सर्वदलीय बैठक हो रही है, उसके बाद ब्रीफिंग होने वाली है। तो भारत की इसके पूरी नजर है। अब देखना होगा कि शेख हसीना कहाँ जाती है। अभी तो भारत में, मुझे लगता है भारत उसे राजनीतिक शरण नहीं देगा, क्योंकि भारत जानता है कि अगर शेख हसीना को राजनीतिक शरण देंगे तो वहां जो शेख हसीना से जो नाराज लोग हैं वो भारतीय जो हिंदू है वहां पर उनके घरों पर हमला तेज कर देंगे। तो इसलिए भारत शेख हसीना को अपने यहाँ शरण नहीं देगा। अब वो फिनलैंड जाती है, लंदन जाती है, दुबई जाती है या किसी और देश में जाती है, यह मुझे लगता है अगले 24 घंटे में तय हो जाएगा। समीर जी, मेरा ये सवाल भी उठने ही वाला था कि ये जो शेख हसीना को हमारी यहाँ पर शरण दिया गया है, ये कितना आगे चल करके जो है फायदेमंद रहने वाला है। लेकिन इस पर आपने खुद ही कह दिया कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये शरण जो है वो आगे एक्सटेंड ना किया जाए और वो दूसरे देशों का यहाँ से रुख करेंगे। इसको लेकर के हम रविंद्र जी से भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आयुषी आपके पास आएंगे। आप बांग्लादेश दूतावास के पास में है, कुछ हलचल आपको वहां पर दिख रही है, क्योंकि कुछ देर के बाद ही जो है सर्वदलीय बैठक वो शुरू होने वाली है। नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है लगभग। आयुषी, आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? चलिए, तो फिलहाल आयुषी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। रविंद्र जी, आपके पास हम यहां पर आएंगे। जो बात यहां पर समीर जी ने कही, क्या इत्तेफाक आप भी रखते हैं कि भारत
शेख हसीना को फिलहाल टेम्पररी तौर पे कहें तो शरण दे रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में या इसे एक्सटेंड करने के बारे में भारत नहीं सोच सकता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमले बहुत तेज हो जाएंगे जो वहां पर हिंदू रह रहे हैं, या उसका असर जो है बॉर्डर एरिया पर खासतौर से देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली, यस। आई मीन इस क्वेश्चन को लेके आई अंडरस्टैंड कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, अलग अलग विचार हैं, राइट। बट मेरा विचार भी एग्जैक्टली इसी लाइन पे है कि शेख हसीना अव्वल ओके यस वो हमारी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड थी, है, मदद करी तो अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड कहें या जो भी, तो हमें उनकी पूरी मदद करनी चाहिए, दैट इज वन। बट एट द सेम टाइम अगर वो यहाँ लॉन्ग टर्म रह जाती हैं तो हम अव्वल तो इमीडिएट में देखिए शेख हसीना के खिलाफ गुस्सा है, आप सड़कों में तो देखिए, राइट। और इंडिया के खिलाफ भी गुस्सा है बांग्लादेश में, ये हमें रियलाइज करना चाहिए, सेंटिमेंट है। तो इस समय इमीडिएट वो सेंटिमेंट और भड़केगी एंटी इंडिया, तो अव्वल हमारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं करीब 6-7 हजार आई थिंक इंजीनियर्स टेक्नीशियंस वगैरह वहां नौकरियां भी करते हैं, उनको खतरा है। एंड देन सेकेंडली यस माइनॉरिटीज, हिंदू माइनॉरिटीज को खतरा है, क्योंकि कंबाइन हो जाएगा ना एंटी शेख हसीना एंटी इंडिया, तो हम तो दिखेगा कि भाई शेख हसीना की मदद ऑफ कोर्स कर रहे हैं, बट वो मॉब के माइंड में वो बहुत ही नेगेटिव जाएगा इमीडिएट में जी। एंड देन ऑल्सो यस मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो आई थिंक हमें डेफिनेटली अभी है शरण, अभी देख रहे हैं, बट किसी थर्ड कंट्री में कुछ और जितना हो सके मदद किस एंगल से करें, हमारे एयरक्राफ्ट ले जाएं उन्हें या हम जो भी करें वो हम मदद दें और दे सकते हैं, बट हमें अपने यहाँ शरण देने में मेरे ख्याल से हमें बहुत सोचना अपना पड़ेगा हित भी देखने की आवश्यकता है, ये हम सीधे तौर पे कह सकते हैं। समीर जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आईएसआई के हाथ होने की जानकारी जो है सूत्रों के हवाले से अभी हमारे पास आई, ये बड़ी खबर, लेकिन इसके साथ अगर हम चीन के साथ भी देखें, क्योंकि भारत के साथ चीन का रिश्ता जो है बहुत अच्छा नहीं है, बॉर्डर एरिया को लेकर के काफी जो है घमासान जो है वो मचा रहता है। इन सबके बीच में कॉरिडोर चिकन नेक की अगर हम बात कर ले तो ये आपको उत्तरी पूर्वी एरिया को जोड़ता है। इन सबके बीच में शेख हसीना ने बहुत अच्छा सामंजस्य बिठाया था, चाहे हम भारत के साथ रिश्तों की बात करें, चीन के साथ रिश्तों की बात करें। अब उनके जाने के बाद क्या यहां पर चीन को एक स्ट्रॉन्ग ये मिल जाएगा कि वो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ जा सके, और जो कॉरिडोर की बात मैं कर रही हूं उस पर कहीं ना कहीं वो उसे अपने कब्जे में उसे हाईजैक करना चाहता था, तो ये हो सकता है, ये संभव है। देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से चीन का दखल अपने पड़ोसी देशों में रहा है, देखिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कि भारत के अंदर वो आतंकवादी घटना को बढ़ाए। आज पाकिस्तान नेपाल को सपोर्ट, आज चीन नेपाल को सपोर्ट कर रहा है। वैसे भी नेपाल के अंदर जो सरकार बनी है ओली शर्मा की, वह भी कम्युनिस्ट सरकार है और वो चीन के समर्थक सरकार रही है। थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी, ये हम जो बैठक के विजुअल हैं जो सामने आ रहे हैं वो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि सर्वदलीय बैठक जो है वो कुछ ही देर में बस शुरू होने वाली है। देखिए तमाम यहाँ पर नेता जो है वो आ चुके हैं, आप राजनाथ सिंह को देख सकते हैं, अमित शाह है, एस जयशंकर है, जेपी नड्डा है, इनके साथ और भी पार्टी के जो नेता है वो मौजूद है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश में जिस तरह की अराजकता है उन सबको यहाँ पर संभाला जाए। समीर जी वो सवाल तो है ही, उसको पूरा करेगा, लेकिन बहुत जल्दी से इस पे भी हम चाहेंगे कि आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, ये जो सर्वदलीय बैठक शुरू हुई है। देखिए सर्वदलीय बैठक बुला के सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया। जरूरी है जब आप अपने पड़ोसी देश में इतनी बड़ी उथल पुथल हो, तख्ता पलट हो गया हो, वहां के प्रधान अपने देश के अंदर अभी राजनीतिक शरण तत्कालिक लिए हुए, तो विपक्षी दल को, वैसे भी संसद का अभी मानसून सत्र, बजट सत्र चल रहा है, तो सरकार को जरूरी है कि विपक्ष को भरोसे मिले और बताए कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और सरकार को विपक्ष की मदद की जरूरत पड़ेगी। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी, तो विपक्ष को भरोसे में लेना जरूरी है। विपक्ष को अपडेट करना भी जरूरी है कि देश की दिशा में बढ़ रहा है। और विपक्ष ने कहा है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम भारत सरकार के साथ जो निर्णय लेगी उसमें आगे बढ़ने वाले। राहुल गांधी ने भी इसी तरह का बयान दिया है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार ब्रीफ करेगी कि सरकार किस दिशा में बढ़ रही है। विपक्ष की जो राय होगी इस मामले में, विपक्ष जो चाहता होगा वो अपनी राय सरकार को देंगे, सरकार को जो अच्छा लगेगा उस राय को लेगी। और एक सर्वदलीय बैठक में एक सर्वदलीय चर्चा होगी, सबके विचार आएंगे और सरकार के साथ सब समर्थन जाहिर करेंगे। कल विपक्ष यह नहीं कह सकता कि संसद का सत्र। समीर जी एक और बड़ी खबर आ रही है, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकना यहां पर चाहूंगी। बड़ी खबर है कि बांग्लादेश के हालात पर सर्वदलीय बैठक की शुरुआत हो चुकी है। अभी वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों के साथ साझा की है। सबके बीच में संसद भवन में चल रही सर्वदलीय बैठक, सर्वदलीय बैठक के लिए कई नेता शामिल हो चुके हैं। आपने देखा किस तरह से अमित शाह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह जो है, जेपी नड्डा जो है,
विपक्ष प्रतिपक्ष के जो नेता हैं वो भी पहुंचे हैं, राहुल गांधी, इनके साथ तमाम और भी नेता जो है वो इस बैठक में मौजूद है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बैठक अब शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश के हालात पर सर्वदलीय बैठक हुई है। हमारे मेहमान भी जिस तरह से लगातार कह रहे हैं, समीर जी की तरफ से भी कहना है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि हर किसी को अपने इसका संज्ञान देते हुए इसको लेकर के आगे का एजेंडा, आगे की रणनीति, आगे की स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार करनी चाहिए। आप देख सकते हैं एस जयशंकर जो है वो पार्टी में जाते हुए, और एक बार फिर से आपको हम बता दें कि सीधे हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं रविंद्र जी का। रविंद्र जी, इस बैठक पर आपकी पहली प्रतिक्रिया हम चाहेंगे, और इसके साथ जो चीन हमेशा से पड़ोसी मुल्कों में दखल देता है, भारत पर खासतौर से उसकी नजर होती है, कई परियोजनाएं जो भारत शुरू करना चाहता है उसमें उनकी तरफ से एक बाधा क्रिएट की जाती है, लेकिन शेख हसीना, बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं इन सब में सामंजस्य बिठाया। अब मुश्किल की घड़ी, चीन ताकतवर, क्योंकि पाकिस्तान का साथ, मालदीव से भी आप इंडिया आउट की चीजें जो चल रही थी, अब इस बीच में बांग्लादेश भी। थैंक यू वेरी मच। पहली बात, ये जो सर्वदलीय बैठक हो रही है, एब्सोल्युटली द राइट थिंग, बिल्कुल सही चीज है, सही बात है, होनी चाहिए। ये एक क्राइसिस है एक तरह से, आप मानिए, डेफिनेटली हमारे नेशन के लिए। तो इसमें सॉरी, एंड प्लस उनकी प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री में है इस समय, तो आई थिंक बनता है, और लोगों में इंटरेस्ट है हमारे देश में, और हमारे देशों में बहुत शेयर्ड इंटरेस्ट भी है, बंगाल एंड मतलब हमारी जमीन से जुड़ा हुआ है बांग्लादेश। तो आई थिंक डेफिनेटली ये राइट कदम है भारत सरकार का। जो प्रोसेस है उसके बाद इंडिया डिसाइड करेगा, क्योंकि जैसे भी बात हो रही थी कि शेख हसीना को शरण देना इटसेल्फ भारत के लिए मेरे विचार से एक बड़ा क्वेश्चन है, और इसे बहुत सोच समझ के इंडिया स्टेप लेगा। वन, सेकेंडली, जहां तक बात रही चाइना की, वो एब्सोल्युटली टोटली बांग्लादेश में इंफ्लुएंस बढ़ेगा। देखिए, बांग्लादेश की अवाम भारत के खिलाफ है इस समय। ये देखिए ना, चाइना हम चाहे कहे जो भी कह ले कर रहा है, या ऐसा जो भी कर रहा है, अव्वल एक कोई सूत्रधार नहीं होता। देश और सोसाइटी इतनी बड़ी होती है, कोई एक इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, किसी देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता अपने देश को कंट्रोल। तो कोई एक अकेला सूत्रधार नहीं होता, मल्टीपल फैक्टर्स है जो कंबाइन होते हैं किसी सिचुएशन को। तो ये जो सिचुएशन है बांग्लादेश की, इसमें विदाउट डाउट आईएसआई डैबल कर रहा है, पर आईएसआई से पहले तो बांग्लादेश के अंदर जो जमात इस्लामी पार्टी है, 21% उनका सपोर्ट है, जो शुरू से ही पाकिस्तान से लिबरेशन नहीं चाहते थे। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। रविंद्र जी, आपके पास हम वापस लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो रहा है, और छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेने के बाद जब वापस लौटेंगे तो इसी पर चर्चा हम शुरू करेंगे, क्योंकि अभी के वक्त में बांग्लादेश के हालात पर जब सर्वदलीय बैठक, और भारत के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आगे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक।